अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज की सीरीज़ चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ज़रूरी है, तभी आप बेहतर स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्री के हालात देखने होते हैं। कंट्री के हालात में जो स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, उसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो याद रखिए कि लोग या इन्वेस्टर अपना सारा पैसा निकाल के बैंकों में डालेंगे ताकि वहां से उनको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले। और जब कभी भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे तो पैसा डाइवर्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, जैसे कि हमने देखा 2022-23 में मार्केट बिल्कुल गिर गई। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई चले गए थे। जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई चले गए तो इन्वेस्टर जितने भी थे उन्होंने पैसा अपना स्टॉक से निकाल के बैंकों में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंक्स बहुत अच्छे रिटर्न उस वक्त प्रोवाइड कर रहे थे। और जब हमने देखा कि 23 के बाद इंटरेस्ट रेट्स ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हुए तो पैसा बैंकों से निकल के ऐसा ऐसा स्टॉक्स में आना शुरू हुआ। और इसी वजह से आपने जो पूरी रैली देखी है पिछले 1-1.5 साल में, जो कि 40-45 हजार से अब इस वक्त मार्केट 160 पर है, उसकी रीजन यही है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं और ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बेहतर हुआ है। एक तो हो गई इंटरेस्ट रेट्स, दूसरी चीज हो गई आपकी एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स क्यों जरूरी हैं? यानी यूएसडी टू पीकेआर का जो रेशो है, अगर यूएसडी हाई होगा तो पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसेस हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें वो सारे बिजनेसेस जिनके रॉ मटेरियल्स में इंपोर्ट करना पड़ता है, वो तमाम बिजनेसेस नीचे जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि एक तो यह है कि जब इंटरेस्ट रेट्स जब आपके एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो रॉ मटेरियल महंगा आएगा। रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो महंगी बनेगी। जब ओवरऑल प्रोडक्ट महंगी बनेगी तो लोग जो कि ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से प्रॉब्लम में होंगे वो खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है? तो एक्सचेंज रेट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है इस चीज़ को जज करने का कि इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। तीसरा, आप जब कभी भी कोई स्टॉक पिक करते हैं तो आपको ये चीज भी देखनी होती है कि उस वो कंपनी ओवरऑल कैसी है, उसके बोर्ड कैसा है, कौन से लोग उसको गवर्न कर रहे हैं। याद रखें, जब भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में अच्छे लोग होंगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो कंपनी को एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया जो फंडामेंटल एनालिसिस जो कि ओवरऑल बिजनेस रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें। फंडामेंटल एनालिसिस में एक और चीज भी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ओवरऑल किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी अर्निंग्स कैसी हैं, उसके एसेट्स कैसे हैं, डेप्स कैसे हैं, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। और ये सारी की सारी चीजें हमको बताती हैं कि इस वक्त शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। यानी अगर कोई शेयर सस्ता है लेकिन उसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अर्निंग प्रेशर पिछले बहुत सारे ईयर्स में बढ़ती चली जा रही है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ओवरऑल इसमें फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब 3 पिलर्स हैं बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस की। एक होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, वो मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। इंटरेस्ट रेट्स की मैंने जिक्र कर लिया आपसे, एक्सचेंज रेट्स का आपसे मैंने जिक्र कर लिया। इसमें एक और चीज है, वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। यानी आपको ये देखना होता है कि सेक्टर क्या परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, या कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो उस केस में लोग बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। जब लोग बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये भी देखना है कि सेक्टर कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही तो फिर सीमेंट सेक्टर नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसी तरह से फिर आपने और दूसरी चीजें भी देखनी है। मिसाल के तौर पे अगर आ, आ, आप अक्सर सुनते होंगे कि जो सर्कुलर डेप्थ है वो कंपनीज का बढ़ जाता है, पावर सेक्टर का बहुत बढ़ जाता है और गवर्नमेंट उसको पाइल ऑन होने देती है, फिर एक वक्त के बाद गवर्नमेंट उसको पे ऑफ करती है। तो जितने अरसे भी गवर्नमेंट पाइल ऑन होने दे रही है उतने सारे अरसे में जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं वो डिविडेंड आमतौर पे नहीं दे पा रही होती, ठीक है? और उनके शेयर्स में भी कोई उस तरह से ग्रोथ नजर नहीं आ रही होती, ठीक है? इसके साथ साथ आपको तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, एक होगी इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कंट्री का ओवरऑल बिजनेस का आपको देखना होता है कैसे चल रहा है, इंडस्ट्री का एनालिसिस करना होता है। और इसके बाद जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपने देखना होता है कि वो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, कोई
कोई किसी भी किस्म का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग बैठे हुए हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं है उस कंपनी पे या उस कंपनी के बोर्ड में जो लोग हैं उनके ऊपर। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 स्टेटमेंट्स जो हैं नॉर्मली ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं और जो कि पब्लिश भी होती हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो इनकम स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपको प्रॉफिट और लॉस बता रही होती है। उसमें वो सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं जो रिसीवेबल होते हैं। रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो अभी तक कंपनी के अकाउंट्स में आया नहीं है लेकिन वो आना है। वो बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। वो कोई वेंडर से रिसीव होने वाली पेमेंट भी हो सकती है, या कंपनी ने हो सकता है किसी कुछ एम्प्लॉयज को कर्ज दिया है वो वापस आना है, वो भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एक्चुअल में फ्लो हो रहा होता है मनी का वो शामिल डाला जाता है, इसमें रिसीवेबल नहीं होते। बैलेंस शीट आपको ओवरऑल कंपनी की हेल्थ बताती है, कंपनी ओन क्या करती है और ओव्स क्या करती है, यानी लाइबिलिटीज क्या हैं और एसेट्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको बता रही होती है। इन सारी चीजों में हम डिटेल में जाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में। अभी आपको मैं बस ओवरऑल एक व्यू बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें एक चीज को हमें देखना होता है कि अगर प्रॉफिट्स जो हैं किसी भी कंपनी के कंसिस्टेंटली हाई हैं, बेहतर जा रहे हैं, तो वो कंपनी आमतौर पे अच्छी कंसीडर की जाएगी। इसी तरह से ये देखा जाएगा कि क्या डेप्थ हाई तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है तो उस केस में उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी नहीं कंसीडर किया जाएगा और एक रेड फ्लैग कंसीडर होगा। ये भी डिपेंडेंट है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जब वो अपनी एक्सपेंशन कर रही होती हैं तब वो डेप्थ लेती हैं, ठीक है, लेकिन आपको पूरी बड़ी पिक्चर देखनी होती है। अगर डेप्थ काफी ज्यादा है तो वो कंपनी को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर ये देखना होता है कि कंपनी जो है वो ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो ये जनरली एक अच्छा साइन समझा जाता है। अच्छा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको किसी भी कंपनी की जो स्टॉक एक्सचेंज पे डेटा पोर्टल है वहां से मिल जाती है। जब हम इसको करेंगे कंपनी टू कंपनी, एक दो कंपनी के एग्जाम्पल लेके करेंगे तो वहां पे मैं चीजें आपको बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं या रेशियोज होते हैं जो कि अक्सर आप जब भी कभी शेयर्स की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे तो लोग उस पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब मुराद ये है कि आपको ये देखना होता है कि हर शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतनी ज्यादा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सो देयर आर टू वेज टू लुक इनटू इट। ये सेक्टर टू सेक्टर वाइज भी चेंज हो सकता है, पर आप ये भी हो सकता है कि या तो स्टेडी अर्निंग पर शेयर होना चाहिए काफी पिछले 5-10 सालों में, और अगर स्टेडी नहीं है तो वो बेहतरी की तरफ होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर नीचे की तरफ जाने वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है जिसमें हम ये कंपेयर करते हैं कि जो शेयर की प्राइस है, जो मार्केट में शेयर जितने का मिल रहा है उसके मुकाबले में अर्निंग कितनी है। यानी आप ये समझो कि अगर कंपनी जो है वो 100 रुपए कमाती है और 300 रुपए का शेयर बेच रही है तो इसका मतलब है उसका पी जो है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 3 है। इसी तरह से एक 2000 का शेयर मिल रहा है लेकिन वो कंपनी 100 रुपए कमाती है तो उसका पी मल्टीपल 20 हो जाएगा। अगर पीई जो है वो काफी ज्यादा हाई है तो स्टॉक नॉर्मली ओवर प्राइस कहलाता है। लेकिन इसको जज करने का एक और तरीका ये भी होता है कि आपको ये देखना होता है कि उस सेक्टर के अंदर पीई रेशियो क्या चल रहा है। ये हो सकता है कि बैंक्स का पीई रेशियो एवरेज डिफरेंट हो एज कम्पेयर विद पावर सेक्टर, एज कम्पेयर विद ऑयल एंड गैस सेक्टर, एज कम्पेयर विद एफएमसीजी। फिर एक और रेशियो होता है जो कि कहलाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि जो भी पैसा आप दे रहे हो या मार्केट से जो पैसा उठाया जा रहा है या या जो लोग ओनर्स हैं वो खुद भी अपनी इक्विटी लगा रहे हैं पर्सनल, उसको इन्वेस्ट किस तरह से किया जा रहा है, यानी उसको यूज करते हुए मनी कैसे जनरेट की जा रही है, प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जा रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, बेहतर है और कंसिस्टेंटली बेहतर है तो एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा एक और भी होता है डेब्ट टू इक्विटी। हमेशा ऐसी कंपनीज ज्यादा बेहतर कंसिडर की जाती हैं जहां पे डेब्ट कम होता है। तो अगर किसी कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा है तो उसको एक, जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि वो एक रेड अलर्ट है। डिविडेंड यील्ड भी एक पैरामीटर है लेकिन ये सारे स्टॉक्स पे नहीं होता। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कैपिटल ग्रोथ पे काम करते हैं, विच मीन्स कि वो जो भी पैसा कमाते हैं उसको फर्दर अपनी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस केस में बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही होती तो वो ग्रो करती जाती है, उनकी अर्निंग बढ़ती जाती है और अर्निंग बढ़ने से उनका प्राइस भी
मार्केट में बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिन जो कमाती काफी ज्यादा पैसा है, पर उनके पास फर्दर वो ये नहीं देखती कि वो उससे ज्यादा कुछ मजीद इन्वेस्ट कर सकती है या एक्सपेंड कर सकती है, या वो फिलहाल नहीं करना चाहती, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स या रीजंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो इस केस में जो कंपनीज हैं वो अपने पैसे को शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती हैं। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हैं, अगर कंपनीज की डिविडेंड यील्ड कंसिस्टेंट है और बेहतर है तो ऑब्वियसली इट्स अमंग द गुड स्टॉक। एग्जाम्पल के तौर पे एंग्रो फर्टिलाइजर को हम देख सकते हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर के डेटा को अगर आप देखो तो आप ये नोटिस करोगे कि उसकी ग्रोथ स्टडी है पिछले 5-10 साल में। उसकी डिविडेंड्स रेगुलर हैं, उसके कैश फ्लोज के जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी कंपनी को एक बेहतर बनाती हैं। अब की टेक अवे जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि मेरे भाई जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो खूब अच्छी कंपनियों को अच्छे प्राइस पे पकड़ने में आपको मदद देता है। और ये बात आप याद रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्वेस्टिंग से पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आप खुद स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू दैट थिंग। रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं आप उसके सेक्टर में, और इमोशनल ट्रेडिंग से बचें, यानी किसी और ने कोई स्टॉक लिया है या किसी ने कहीं से कुछ सुना है तो वो उस तरह से इन्वेस्टिंग ना करें, ठीक है। तो अब ये है कि इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। हाँ, आगे हम फर्दर जो वीडियोस बनाएंगे उसमें टेक्निकल एनालिसिस में भी जाएंगे और वहां पे भी हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।